मसूद साहब बहुत मशकूर आपके वक्त के लिए। सर, इंतहाई अहम डेवलपमेंट है और हम देख रहे हैं कि पहले भी जब गुज़िश्ता साल जून में अमेरिका ने अभी मुज़ाकरात चल ही रहे थे, इटली में सारी बातचीत हो रही थी जब ये हमला हो गया, और उसके बाद ईरान के अंदर अब ये एक इनसिक्योरिटी भी है या इसको आदम एतमाद कह लें कि बैठ गया हुआ है कि अगर हम मुज़ाकरात जारी रखते हैं तो क्या गारंटी है कि अब अमेरिका या कोई और मुल्क इस मुज़ाकरात की आड़ में हमला नहीं करेगा मुज़ाकरात ख़त्म होने से पहले। तो इस वक्त आप इस डेवलपमेंट को किस तरह से देख रहे हैं सर? जी हाँ, बहुत शुक्रिया। देखिए, एक तो पहले बात यह है कि डिमांड्स क्या है। अमेरिका की डिमांड्स है कि आप इन्वेस्टमेंट से यूरेनियम बंद कर दें, जो 60% आपने किया है उसको हमारे पास जमा करवा दें, और तीसरा लिमिट योर मिसाइल रेंज, और चौथी बात है कि आप स्टॉप सपोर्टिंग रीजनल एलाइज। ईरान का जवाब है न्यूक्लियर बातचीत हो सकती है, बैलिस्टिक मिसाइल्स पे कोई बात नहीं होगी और रीजनल एलाइज पे भी कोई बात नहीं होगी। दैट इज एक चीज़ है, क्लैरिटी है इसमें। लेकिन जो खित्ते के अंदर डेवलपमेंट्स है, जो मिलिट्री बिल्डअप हो रही है, अभी देखें एक तरफ से बातचीत का है कि बातचीत हो रही है, बट एट द सेम टाइम देखें कि जिस तरीके से अब्राहम लिंकन की जो कैपेसिटी है, फुल फ्लेज एक बेस है जिसमें 70 जहाज भी हैं, वो प्लेस हो सके, उसमें देखें इलेक्ट्रॉनिक वारफेयर जैमिंग जहाज भी हैं, अर्ली वार्निंग जहाज भी हैं, सी हैव हेलीकॉप्टर से और रेस्क्यू के लिए यूज हो सकते हैं, और सब मेरीन्स के अगेंस्ट भी इस्तेमाल हो सकते हैं। और इसके अलावा उसके साथ 3 डिस्ट्रॉयर्स भी मूव कर रहे हैं जो ग्राउंड टारगेट्स के लिए भी यूज हो सकते हैं और समंदर में भी यूज हो सकते हैं। इसके अलावा जो 5 एडिशनल एक्सपेडिशनरी जो एयर उन्होंने रन जो समझ सिस्टम को विंग्स को एस्टेब्लिश किया है रिसेंटली, 5 है। तो इसका मतलब है आपने आरजी एक एयरफोर्स के विंग्स एस्टेब्लिश किए हैं जहां पे उनके वहां पे जहाज होंगे टेम्परेरीली, सो वो भी एक एडिशनल है। तो सिलसिले में जो उनके 19 बेसिस हैं उनको एक्टिवेट कर दिया है, एयर डिफेंस सिस्टम एक्टिवेट है। और मोस्ट इंपॉर्टेंटली फोर्ट बिल्स अमेरिका में, वहां से हैवी ट्रैफिक देखी गई है टुवर्ड्स मिडिल ईस्ट। इसका मतलब ये फोर्ट बिलिस में क्या है, आपके जो पैट्रियट मिसाइल का हब है वहां से, सो ये पैट्रियट ला रहे हैं। इसका क्या मतलब है, जस्ट टू काउंटर द मिसाइल्स, अगर ईरान फायर करता है ये पैट्रियट ही यूज होंगे। और इसके अलावा डेविड जो ब्राइट कूपर है, द सेंटकॉम कमांडर इज इन द रीजन, इजराइल वो गया है, दाएं बाएं विजिट्स उसके हो रहे हैं, सो वो है। और इसके साथ अमेरिकन ने कहा अगर ईरान में कोई इनके नेशनल्स हैं तो वहां से मूव करें। तो बिल्कुल देखें कि चांसेस ऐसे लग रहे हैं कि बातचीत, तो देखें उनके थिंक टैंक से अमेरिकन कहते हैं बातचीत ये फोनी है और ये ब्लफ है। और उन्होंने ये भी कहा कि इजराइल हैज पुल्ड जो अमेरिका इनटू द कॉन्फ्लिक्ट, और इजराइल वो यहाँ तक कह गए कि अमेरिका हैज बिकम ए वेसल स्टेट ऑफ इजराइल। अल्टीमेट गेम जो इंटरेस्ट है तो इजराइल का है कि जो ईरान से थ्रेट है तो उनको वो चाहते हैं। सो देयरफॉर देखें कि आज बातचीत होनी है, और इस बातचीत का अभी आप देखें कि एक उससे भी एक हमें फर्क महसूस ये भी होता है, जो इस्तांबुल में होनी थी वहां पे हुई नहीं। सो वहां से भी एक आपको मैसेज मिलता है कि ट्रस्ट डेफिसिट है। बाकी जो ममालिक जिन्होंने अटेंड करना था वो वहां पे नहीं जा सके, तो ईरान ने कहा हम डायरेक्ट बातचीत करना चाह रहे हैं। अब डायरेक्ट बातचीत ने कहा न्यूक्लियर की बातचीत करनी है, वो ओमान में करनी है, क्योंकि एक तो लॉजिक उनका इसलिए सही बनता है क्योंकि प्रीवियसली अगर आपको याद हो जून से पहले ओमान में बातचीत हो रही थी, ओमान मीडिएट करवा रहा था बिटवीन द 2 कंट्रीज अमेरिका और ईरान के दरमियान। सो दे सेड कि हम वो कंटिन्यूटी यहीं से शुरू करना चाहते हैं, बट एट द सेम टाइम एक ट्रस्ट डेफिसिट भी नजर आता है विद द रीजनल कंट्रीज। सो मेरा ख्याल में एक स्टेज तो सेट हो गया है। एक तरफ से ये बता रहे हैं कि हम बातचीत कर रहे हैं, क्योंकि देखिए ईरान के लिए डू एंड डाई वाली इसलिए बात है क्योंकि वो मिसाइल से पीछे हट किसी सूरत में नहीं सकता है, वो कंसेशन दे सकता है न्यूक्लियर, उस पर वो डील हो सकती है। लेकिन अब उसके चक्कर में, उसके आड़ में अमेरिकन का प्रेशर यही होगा कि आप मिसाइल्स का, क्योंकि मिसाइल्स का थ्रेट देखें, खुरम शहर जो मिसाइल उन्होंने अभी जिसको डेमोन्स्ट्रेट किया है, 2000 किलोमीटर उसकी रेंज है। और तो अगर वो तो स्ट्रेट अवे देखे ऑलरेडी जो ईरान ने, मसूद साहब ये आपने इंतहाई एक अहम पॉइंट यहाँ पर ये जिसकी तरफ इशारा किया है कि अगर तो ये मुज़ाकरात कामयाब होते हैं यकीनी तौर पर ईरान के लिए एक नई मार्केट के दरवाजे खुल सकते हैं, अपनी न्यूक्लियर डेवलपमेंट वो अच्छे तरीके से कर सकते हैं। पर ये आगे चल के मैं पता लगेगा कैसे ये डेवलप होती है। एजाज मलिक साहब, सर आपने भी गुफ्तगू सुनी मसूद साहब की भी। अब ये जो सारी सूरत हाल है, इसमें देखा कि पहले दोहा में मुज़ाकरात हो रहे थे,
कतर भी बीच में सालिसी करने की कोशिश कर रहा था, मुख्तलिफ मालिक बीच में पड़ते रहे। अभी जो चीन ने हिमायत की है ईरान के जोहरी प्रोग्राम की, ये चीन की हिमायत की सिग्निफिकेंस क्या है इस सारी सूरत हाल में, और अगर चीन हिमायत जारी रखता है या हिमायत वापस ले लेता है, इससे कोई बड़ा असर पड़ सकता है बीच में, ये बताइएगा सर। जी बहुत शुक्रिया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पिछले जो कॉन्फ्लिक्ट था उसके मुकाबले में, यानी जो अब से तकरीबन 6-7 माह पहले ईरान पर हमला हुआ और उसके जवाब में ईरान ने इजराइल पे अटैक किया, तो उसके मुकाबले में अगर अभी जिस तरीके से स्टेज सेट की जा रही है, वो हमारे सामने है। आपने भी और ब्रिगेडियर साहब ने भी बड़े अच्छे तरीके से उसको जो है कवर किया। लेकिन जो चीज़ें नोट करने वाली हैं वो ये हैं कि इस दफ़ा ईरान की पोजीशन पहले से कदरे बेहतर है। इस दफ़ा ईरान की सपोर्ट अगर आप देखें तो मिडल ईस्ट के वो ममालिक जिनकी एयर स्पेस और एसेट्स जो हैं पिछली जंग में इस्तेमाल हुए, इस दफ़ा उन्होंने कतन उस कोऑपरेशन से जो है एलानिया उन्होंने इनकार कर दिया। दूसरे, इस दफ़ा रूस और चीन ने जो है अपनी मुश्तरका मशकों के ज़रिए अपना जो इन्वॉल्वमेंट है इस रीजन में और अपने फुटप्रिंट्स जो हैं वो उन्होंने इंश्योर किए। तो ये दो बड़ी सिग्निफिकेंट चीज़ें हैं जो कि पहले मौजूद नहीं थी। जहाँ तक अमेरिकन एसेट्स की मोबिलिटी या मोबिलाइजेशन कंसर्न है, वो कोई ऐसी, मैं समझता हूँ, कोई अनयूजुअल बात नहीं है। किसी वक्त भी दुनिया में उनके 2 से 3 जो बड़े जो कैरियर ग्रुप्स हैं वो मूवमेंट पे होते हैं। इस दफ़ा वो बिल्कुल जो है वो ईरानियन वाटर्स के करीब है इंडियन ओशन रीजन में, और इसी तरह उनको रीजन में अपने दूसरे जो बेसिस हैं उससे भी सपोर्ट जो है वो उनको मिल सकती है। यानी अमेरिका की जो मिलिट्री माइट है या अमेरिका की जो एयरलिफ्ट कैपेबिलिटी के ज़रिए वो जो अपनी फोर्स प्रोजेक्शन कर सकते हैं, वो तो दुनिया को नोन ही है। और उसका अगर एक हकीकत पसंदाना उसका मुकाबला किया जाए तो ईरान का और अमेरिकन फोर्सेस का कोई मुकाबला नहीं है। लेकिन जो चीज़ याद रखने की है वो ये है कि ईरान ने मेनलैंड अमेरिका पर अटैक नहीं करना। ईरान ने अपनी रिटेलिएशन जो है वो एक ही मुल्क है जो कि सर फहरिस्त होगा, और वो इज़राइल है, जिसको वो पहले भी निशाना बना चुके हैं। और उन्होंने वो जो उनकी आयरन डोम या आयरन शील्ड की जो मिथ थी एयर डिफेंस की, वो उन्होंने ब्रेक की, और पूरी उनकी 70 साल तारीख में पहली बार, हालांकि इससे पहले वो 2 बड़ी जंगें लड़ चुके हैं इजराइल अरब ममालिक के साथ, लेकिन उनके घर में जो उनको जाके न्यूट्रलाइज करना, ये पहली दफ़ा ईरान ने ही करके दिखाया है। और ईरानियन लीडरशिप बड़ी क्लियर है अपने ऑब्जेक्टिव्स में, जबकि अमेरिकन ऑब्जेक्टिव्स जो हैं वो ब्लर्ड हैं, अनरियलिस्टिक हैं। देखिए, ईरान तो पहले से बाइडेन इंतज़ामिया के ज़माने से ही ईरान ने बड़ी फ्लेक्सिबिलिटी दिखाई अपनी जौहरी सलाहियत के ऊपर, लेकिन उसके बदले में उनको भी कुछ रिलैक्सेशन चाहिए थी इन टर्म्स ऑफ लिफ्टिंग ऑफ सैंक्शंस, और जो उनको फाइनेंशियल सपोर्ट दरकार थी जी, वो चीज़ मटीरियलाइज नहीं हुई। एग्रीमेंट हुए लेकिन यकीनी तौर पर वो चीज़ मटीरियलाइज नहीं हुई। और जो ईरान है वो अपने एम्बिशंस को लेकर बड़ा वाज़ेह रहा है, जिस तरह बिल्कुल दुरुस्त वजह फरमाया अपने मलिक साहब। और अमेरिका हमें खासा तज़ब्ज़ुब का शिकार दिखाई देता है, ख़ास तौर पर जो ट्रंप एस्टैब्लिशमेंट अभी रिसेंटली आई, उसके हमें अहदाफ क्या हैं हमें समझ नहीं आता, और इसी के ऊपर रोशनी डालने के लिए भट्ट साहब से हम पूछेंगे। भट्ट साहब, ये जो सारी सूरत हाल, इस पर आपने दोनों मेहमानों के जो उनके ख्यालात वो आपने सुने। ये जो आलमी मुआशी जंग हमें छिड़ती दिखाई दे रही है, अमेरिका जो छेड़ बैठा है इस वक्त, और उसमें हम देख रहे हैं कि बहुत सारे मुल्क इसकी लपेट में आ सकते हैं, तो इस पर रोशनी डालिएगा। ये क्या है? देखें काबिल एहतराम ज़ैदी साहब, बात सिर्फ इतनी है कि दुनिया की सबसे बड़ी खबर जो थी वो अमेरिका का ईरान पर हमला था, बट अब निगोशिएशन शुरू हो गई हैं। और अमेरिका ने क्या किया है? अमेरिका ने मोहम्मद अली बॉक्सर को कॉपी करते हुए 2 कदम पीछे हटकर फिर पंच मारा है।
वो जो पंच मारा है वो वाशिंगटन डीसी में एक रोज कबल इजलास हुआ। उस इजलास की अब खबर सामने आ गई। मेरा ख्याल है दुनिया भर की सबसे बड़ी खबर यही होगी, क्योंकि अमेरिका ने खामोशी तोड़ दी है, आलमी मौशी जंग लॉन्च कर दी है, जिसका नाम उसने रखा है क्रिटिकल मिनरल वॉर। ये क्रिटिकल मिनरल वॉर में 54 ममालिक को बुलाकर अमेरिका ने वाजिया कर दिया है कि अब दुनिया की टेक्नोलॉजी जो है दिफा बैटरी इंडस्ट्री चीन पर नहीं बल्कि अमेरिका के बनाए हुए नेटवर्क पे चलेगी। यानी आप आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एआई की बात करते हैं, वो मादनियात हैं, मिसाइल है, सैटेलाइट है, सुपर कंप्यूटर बनते हैं, ये तमाम चीज़ें अब तक इनकी सप्लाई जो थी वो चीन की गिरफ्त में थी। लेकिन अमेरिका ने 3 बड़े महाज खोल दिए। मैं वो तीनों महाज आपको मुख्तसरन बता देता हूं, लेकिन अगर आप याद रखें कि इन तीनों महाज जो अमेरिका ने खोले हैं उससे कबल पाकिस्तान का बड़ा नाम सामने आ रहा है। क्यों आ रहा है कि रैकोटेक मंसूबा जो है वो 1.3 अरब डॉलर का मंसूबा, ये सारी चीज में बहुत बड़ा अहम किरदार अदा करेगा। पाकिस्तान का तांबा, सोना अब अमेरिका के इस आलमी सप्लाई नेटवर्क में शामिल हो जाएगा। और जब ये नेटवर्क में शामिल हो जाएगा, यानी बलूचिस्तान की जो आपकी ज़मीन है अब चीन नहीं बल्कि वाशिंगटन डीसी सप्लाई जो है वो चीन का हिस्सा बन गई है। जो 3 मैं आखिरी पॉइंट्स आपको बताना चाहता हूं। पहला पॉइंट तो है जो अमेरिका ने फ्रंट खोला है, यानी कि सफारतकारी। अमेरिका ने 11 नए ममालिक के साथ क्रिटिकल मिनरल्स के मुआहदे साइन कर लिए हैं और 17 तो कम से कम 17 या 20 है जो मजीद कतार में खड़े हैं। यानी कि मैं कहना ये चाह रहा हूं कि अब आलमी मंडी रेट, सप्लाई और कंट्रोल तय करेगा, चाइना तय नहीं करेगा, अमेरिका तय करेगा इस मुआहदे के तहत जो अभी सामने आ रहा है। दूसरा फ्रंट उसने खोला है फौजी और सनती कंट्रोल है, मिनरल सिक्योरिटी जो है पार्टनरशिप जिसकी क़यादत है वो जनूबी अफ्रीका कर रहा है, ये एक फौजी इत्तेहाद की तरह कंट्रोल करेगा। और तीसरा आखिरी पॉइंट जो है वो है पैसा और ताकत। अमेरिका ने 6 महीनों में 30 अरब डॉलर के मंसूबे लॉन्च कर दिए हैं, यानी तेल की तरह अब मादनियात भी, स्ट्रेटजिक वगैरह भी शामिल होगा। मैं अपनी बात को कंपाइल इस तरह करूंगा आखिरी 4 लाइनों में कि अगर आप गौर करें असल बात है क्या। असल बात यह है कि दुनिया अब तेल पर नहीं, लिथियम कॉपर पर लड़ी जाएगी। अब जंगें इस तरफ जा रही हैं। अमेरिका ने आज इस जंग की कमान संभाल ली है और ईरान के साथ निगोशिएशन करते हुए ये जो उसने क्रिटिकल मिनरल वॉर शुरू की है, मैं समझता हूं ये भी एक मशरिक़ वुस्ता पे बहुत बड़ा एक इम्पैक्ट आएगा और पूरी दुनिया में बचाल जैसी कैफियत आने वाले दिनों में इस मुआहदे से भी आ सकती है। जी ठीक है, भट्ट साहब ने बड़ी खूबसूरत तरीके से अहाता किया है, यकीनी तौर पर बहुत अहम पॉइंट्स हैं। ब्रिगेडियर साहब, ज़्यादा से आपसे इस पर एक कमेंट लेना चाहूँगा। ये जो ईरान ने अभी रिसेंटली बैलिस्टिक मिसाइल एक और उसका तजर्बा किया है और अपना हरमस में ये बड़ा ज़बरदस्त तजर्बा था, जबकि इब्राहिम लिंकन जो अमेरिका का ये तैयारा करियर है वो वहाँ पर बैठा हुआ है। तो आप समझते हैं कि ये 2000 किलोमीटर का जो फासला है, ये आप अगर इसको जोग्राफिकली देखें तो यकीनी तौर पर बड़ा साफ़ है कि क्या हदफ हो सकता है ईरान का, तो और 1500 किलोग्राम वॉरहेड भी ये कैरी कर सकता है। आप समझते हैं कि कोई स्लाइड चांस मौजूद है कि इसका प्रैक्टिकली यूज़ भी हो सकता है? ये यकीनन होगा। और देखिए, इसलिए तो उन्होंने दिखाया कि हम अपने मिलिट्री जो बिल्डअप है, जो मिलिट्री पोटेंशियल है, कैपेबिलिटी से कोई कंप्रोमाइज नहीं करेंगे। सो देयरफॉर उन्होंने ये अपनी पोटेंशियल दिखाई। दैट्स वाई देखे ना, इससे पहले भी ये खुरम शहर जो 4 है, उससे पहले भी बाकी जो इनके मिसाइल है वो भी इजराइल पहुंच सकते हैं। और देखें लास्ट ईयर भी अगर 12 दिन की जंग में भी ईरानी मिसाइल्स जो थे वो पेनिट्रेट कर गए थे, आयरन डोम को वो क्रॉस कर गए थे, डेविड स्लीन को क्रॉस कर गए थे और इनका एरो 1, 2, 3 जो सिस्टम था इन सबको क्रॉस करके लगे थे। आप इमेजिन करें अगर के 100 भी क्रॉस कर जाते हैं तो इजराइल को तो एक पट्टी सी है ना, तो इजराइल में तबाही मच सकती है। सो दैट इज द फियर कि ईरान उनको साथ क्या कुछ कर सकता है। दैट्स व्हाई दे आर ट्राइंग कि ईरान इसको लिमिट करे और ईरान के लिए इट विल बी अ डेथ सेंटेंस, वो कभी इसको रिड्यूस नहीं करेंगे।